हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा, ठीक है, जो बोल सकते हो कि आप जो पूरा जो चैप्टर है वो कोवेलेंट बॉन्ड पे डिपेंड करता है, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। फर्स्ट इज आयनिक बॉन्ड, सेकंड इज कोवेलेंट बॉन्ड एंड थर्ड वन इज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। पहला जो आयनिक बॉन्ड है वो कैसे होता है, जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा कि कोई एटम जो है या एलिमेंट है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दैट इज लिटरली मेटल्स, और एक दूसरा एलिमेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, दैट इज नॉन मेटल। और वो उन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और वो जो बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, वो आयनिक बॉन्ड बोला जाएगा, ठीक है। फिर कंसेप्ट आ गया कोवेलेंट बॉन्ड का कि कोवेलेंट बॉन्ड जो नॉन मेटल होते हैं, ठीक है, वो तो मेटल और नॉन मेटल के बीच होता है, लेकिन अगर मानो कि नॉन मेटल से जुड़ेंगे तो क्या होगा, जैसे कि Cl2, Cl और Cl कैसे जुड़ेंगे, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन तो नहीं दे सकते, दोनों को ज़रूरत है, तो वो शेयरिंग करेंगे। तो बाय शेयरिंग जो है वो एक नया कंसेप्ट है जिसे कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और एक दूसरा कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया था वो था कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। नाउ व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोई एक एलिमेंट दोनों लोन पेयर देता है, ठीक है, दोनों लोन पेयर देगा जिसके पास पहले से ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो, लोन पेयर हो, जैसे कि NH3, जैसे कि एमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन, पेयर का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो दूसरे को देके बॉन्ड बना सकता है, और जो बॉन्ड बनेगा दोनों लोन पेयर कोई एक एलिमेंट देता है तो वो बोला जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। अब फिर क्या हुआ कि हमने डिस्कवरी देखी थी कुसेल लॉइस कॉन्सेप्ट वाली, जिन्होंने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया था समझाने के लिए कि कैसे मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, एलिमेंट मॉलिक्यूल के फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करते हैं, वो मैंने आपको पहले ही चैप्टर के अंदर बताया था, ठीक है। और जाते उन्होंने ऑक्टेट रूल दे दिया, लैंगम्यूर आए थे, उन्होंने ऑक्टेट रूल दे दिया था, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल जो आया था वो बताता था कि किसी भी एलिमेंट जो है वो कोई भी एलिमेंट होगा वो स्टेबल होना चाहता है, जैसे हम लोग स्टेबल होना चाहते हैं, पढ़ाई करते हैं क्योंकि कुछ लाइफ में कुछ कर सके, कुछ बन सके, कुछ अच्छी सी सैलरी हमें मिले, ठीक है, तो पूरा घर बार जब भी कुछ भी हो तो वो स्टेबल हो जाए। तो वैसे ही एलिमेंट भी क्या होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। बट क्या हुआ कि अलग अलग कॉन्सेप्ट डाले, वो उसमें से पहला कॉन्सेप्ट जो आया वो इलेक्ट्रॉन देने वाला वैसा था, मतलब कि आयनिक बॉन्ड वाला, लेकिन शेयरिंग वाला कंसेप्ट नहीं था। तो फिर शेयरिंग वाला कंसेप्ट जो है वो ये जो 3 मैंने साइंटिस्ट बोले थे उनमें से एक ने बोला था, मतलब कि लेविस ने बोला था, ठीक है। अब क्या हुआ कि लैंगम्यू ने उस पर ज़्यादा रिसर्च की और बाद में लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है वो हमने देखा कि ये जो कर्नल है उसके अंदर सेंट्रल एटम और जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाने में टेक पार्ट नहीं करते वो कर्नल में डाले जाते हैं, ठीक है। और जो आउटर शेल है, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन वो एज अ डॉट लिखे जाते हैं क्योंकि वही बॉन्ड बनाते हैं, वही बॉन्ड बनाने के लिए टेक पार्ट करते हैं। और बॉन्ड क्यों बनते हैं, तो उन्होंने अलग अलग थियरीज दी थी, लेकिन अच्छी सी ऑक्टेट रूल की थियरी ये थी कि कोई भी एलिमेंट जो है वो अपने नियर के जो भी नोबल गैस होगा उससे क्या करेगा, उसकी सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहेगा। व्हाई, बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर फुल फिल्ड, पूरी फिल्ड होगी, ऑक्टेट उसकी कंप्लीट होगी, और ऑक्टेट कंप्लीट होगी तो क्या हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा, बिकॉज ऑफ नोबल गैसेस आर मोस्ट ऑफ स्टेबल, ठीक है, तब माना जाता था। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे रिसर्च होती गई तो पता चला कि ऑक्टेट रूल भी टूट गया। वाई, बिकॉज ऑफ सम ऑफ ड्रॉबैक्स, जैसे हमने ड्रॉबैक्स देखे थे, एक्सपांडेड ऑक्टेट जिसके पास ऑक्टेट से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, जैसे कि SF6 PF5, ठीक है। और फिर हमने देखा था ऑड इलेक्ट्रॉन जिसके मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम के पास ऑड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन, इवन उसकी ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन की जगह 7 ही है, और किसी के पास तो 6 ही है और किसी के पास तो 3 ही है, ठीक है, BCl3, LiCl, ये सभी की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरे जो सभी ये एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि ऑक्टेट रूल तोड़ देते हैं लेकिन फिर भी एग्जिस्ट करते हैं, उसका मतलब है कि ऑक्टेट रूल में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा आप मान सकते हो, पूरी तरीके से वो अप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पे,
उसका मतलब कि हमको क्या मिल रहा है, एक्सेप्टेंस मिल रहा है, ठीक है। मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्टेट रूल तोड़ रहे हैं फिर भी एग्जिस्ट करते हैं। फिर हमने डेफिशिएंट स्पीशी वाले देखे थे कि जिसके पास, हाँ जो मैंने बात कर दी, ठीक है। फिर मैंने बोला था कि नोबल गैसेस, जो ऑक्टेट रूल बोल रहा था कि नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है बिकॉज ऑफ नोबल गैसेस आर स्टेबल, वो रिएक्शन नहीं करते। फिर भी मैंने आपको जब आपको ड्रॉबैक्स बताए थे तब मैंने बताया था कि जेनन और क्रिप्टन जो है वो फ्लोराइड, अपने फ्लोराइड बनाते हैं, ठीक है। तो वो बोला था XeF4 XeF6 ये सभी मैंने कंपाउंड बोले थे, वो रिएक्शन करते हैं, सिर्फ क्रिप्टन और जेनन ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मैंने बोला था कि ऑक्टेट रूल जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी, कि कितनी स्टेबिलिटी है वो नहीं बताता, उसकी शेप, उसकी जियोमेट्री है वो नहीं बताता, ठीक है। उसके बाद मतलब कि ऑक्टेट रूल इसीलिए टूट गया था, जो उसके ड्रॉबैक्स थे हमने पढ़े थे। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड मतलब कि आयनिक बॉन्ड देखा था, और आयनिक बॉन्ड जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो वो एनर्जी निकलती है। मैंने एनर्जी और स्टेबिलिटी का एक रेशियो बोला था कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो उसके रिगार्डिंग मैंने आपको एक लैटिस एंथैल्पी के बारे में बताया था, ठीक है। उससे ही क्या होता है, ये जो क्रिस्टल लेटाइस जो बनते हैं उसका एंथैल्पी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ओके। उसके बाद हमने बॉन्ड के बारे में भी पढ़ा था, कोवेलेंट बॉन्ड वाली चीज़ जो मैंने बोली थी, जो आगे भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हम जो कॉन्सेप्ट मतलब कि पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि जो हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, तो उसमें बहुत सारी कमियां थी। क्या कमियां थी वो हम आगे देखेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा। और उसको थोड़ा सा ओवरकम करने के लिए, मतलब कि उसकी जो डिफ़िकल्टी आ रही थी उसको थोड़ा कम करने के लिए, उसको कम मतलब कि डिफ़िकल्टी को कम करने के लिए ये एक रेजोनेंस का कंसेप्ट डाला था। तो रेजोनेंस क्या है, तो रेजोनेंस के बारे में हम बोल सकते हैं इट इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है उसके बारे में हम देखेंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है। तो मैं आगे भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं कि अगर मानो कि दो एलिमेंट है ए और बी, ओके। सो फर्स्ट जो कोवेलेंट बनता है, अभी कोवेलेंट की बात करूंगा क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट कोवेलेंट बॉन्ड पे ही है। पहला जो कोवेलेंट बनता है जिसको दो इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो ये जो पहला बॉन्ड बना इट इज सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, जिसे सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्मा, सिग्मा को ऐसे डिनोट करते हैं, सिग्मा को, ठीक है। अब आप सभी जानते हैं कि कार्बन के देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब पहला जो कोई भी फर्स्ट कोवेलेंट बनता है, ठीक है, ये मैं निकाल लेता हूँ, पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ। फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड को क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड, ओके। नाउ अगर ऐसा कुछ हुआ कि पहला जो बॉन्ड बन गया, ठीक है, वो तो सिग्मा है, लेकिन उसके बाद के अगर मानो कि दूसरा बॉन्ड बना इनके ही बीच, तो ये बोला जाएगा सेकंड जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो बोला जाएगा पाई बॉन्ड। क्या बोला जाएगा, पाई बॉन्ड। क्या बोला जाएगा, पाई बॉन्ड, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पे थर्ड बॉन्ड बना, ठीक है, तो इसको भी बोलेंगे क्या, थर्ड कोवेलेंट बॉन्ड को पाई बॉन्ड ही बोलेंगे, पाई बॉन्ड, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि पहला जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है, दूसरा या तीसरा, मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनते हैं, अभी को हमें 3 बॉन्ड ही देखने हैं। तो बाकी के जो बॉन्ड रहेंगे रिमेनिंग, वो सही सारे कौन से होंगे, पाई बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड जो बनाए उनको बोला जाता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बना रहे तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। ये जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, उसे क्या बोलेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स, और इसको भी क्या बोलेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक है, क्लियर। और एक और चीज़ बता देता हूँ, लेकिन आगे भी मैं समझाऊंगा कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, मतलब कि उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। पाई बॉन्ड जो है वो वीक होता है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड जो है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, वो जल्दी टूटता नहीं है, बट पाई बॉन्ड जो है वो वीक होता है, वो इजीली टूट जाता है, ठीक है। इतना क्लियर। और ये जो पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड वो जो बना रहे हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं ना, वो एक दूसरे में क्या करेंगे, अपनी प्लेस चेंज करेंगे, उसे डीलोकलाइजेशन बोलते हैं। यहां पे मैं लिख लेता हूं, द चेंजिंग ऑफ प्लेस, इट इज कॉल्ड एज डीलोकलाइजेशन। लोकल पीपल बोलते हैं ना, है ना। तो डीलोकलाइजेशन का मतलब है कि चेंजिंग ऑफ प्लेस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, समझ में आया? ओके। अब इसकी जरूरत क्या पड़ी, ठीक है। एनसीईआरटी में हमारे दिया गया है कि रेजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ी। तो पहले हमने, अगर एक एग्जांपल मैं ले लूं यहां पे, ओजोन का, इट इज अ मोलिक्यूल, ओके, ओजोन। तो इसका स्ट्रक्चर आगे हमने पढ़ा है, फॉर्मल चार्ज में भी देखा है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर जो है वो ओजोन का लीविस डॉट स्ट्रक्चर है। अब जब एक्सपेरिमेंटली, यहां पे मैं लिखूं, एक्सपेरिमेंटली देखा कि O और सिंगल बॉन्ड O, अगर ये सिंगल बॉन्ड होता है तो इनकी जो लेंथ होती है वो होती है 141 पिकोमीटर। और ऐसे ही पहले सिंगली देखा है, मतलब सिंगल ही ऐसे ही इसको आइसोलेट करके गया, और डबल बॉन्ड जो होता है उसकी होती है 121 पिकोमीटर। ये डबल बॉन्ड की और सिंगल बॉन्ड की ये लेंथ होती है, ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ है। बॉन्ड लेंथ वाला फंडा भी हम पढ़ चुके हैं। कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसको समझने के लिए, मॉलिक्यूल को समझने के लिए, ठीक है, ये सारे जो बॉन्ड पैरामीटर्स हैं वो एक्सरे डिफ्रैक्शन से और स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से स्टडी किए गए हैं, जो अभी तो हमको सिर्फ समझना है। आगे जब आप बहुत आगे जाओगे तब ये सब करना है, लेकिन अभी नहीं करना है, ठीक है। तो ये बॉन्ड पैरामीटर्स क्या काम आते हैं, तो स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा जानने के लिए ये बॉन्ड पैरामीटर्स काम आते हैं। और वो सभी बॉन्ड पैरामीटर जो है मैंने आपको बताए थे। बॉन्ड लेंथ के बारे में बोला था, जितने जैसे बॉन्ड होंगे उस वैसी लेंथ होगी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बॉन्ड एंगल के बारे में बोला था कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अगर एक ऑर्बिटल यहाँ है, एक ऑर्बिटल यहाँ है, तो उनके बीच का एंगल जो है उससे हमें पता चलता है कि वो पूरे मॉलिक्यूल का शेप कौन सा है। अगर मेरा हाथ यहाँ होगा और मेरा हाथ यहाँ होगा तो ये दोनों के बीच जो एंगल होगा उससे मेरा शेप पता चलेगा। समझ में आ रहा है ना। इसलिए बॉन्ड एंगल भी बहुत ही जरूरी है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है ऑर्बिटल का वो पता चलेगा। उसके बाद मैंने आपको बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में बताया था, क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी क्या है कि पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ठीक है, उसकी बॉन्ड एंथैल्पी होगी। और अगर मानो कि वो बॉन्ड बन रहा है तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी उसे भी बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी, ठीक है। उसके बाद मैंने बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बोला था, ठीक है। तो ये बॉन्ड पैरामीटर से बहुत ही जरूरी है, नेसेसरी है, इसलिए हमने वो कॉन्सेप्ट पहले पढ़ दिया। अब हम किसी भी बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ हो गई, तो इसको ये अभी हमने पढ़ा था, इसलिए हमको पता चला कि ये बॉन्ड लेंथ है। और सिंगल बॉन्ड जो है वो ज्यादा लेंथ में होता है और डबल जो है वो थोड़ा कम होता है। वो भी मैंने आपको बोला था कि सिंगल बॉन्ड जो है उससे डबल की थोड़ी लेंथ कम होगी और ट्रिपल की उससे भी कम होगी, क्योंकि न्यूक्लियस ज्यादा नजदीक आ जाएगा, ठीक है। लेकिन स्ट्रेंथ की बात करूं तो ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा पावरफुल होगा देन डबल बॉन्ड, एंड डबल बॉन्ड इज मोर पावरफुल देन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर था। और यहाँ पे इंडिविजुअली हमने देखा तब सिंगल बॉन्ड के बीच 141 पिकोमीटर होना चाहिए और डबल बॉन्ड की जो लेंथ है वो 121 पिकोमीटर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे 121 पिकोमीटर होगा इस स्ट्रक्चर में, और यहाँ पे क्या होगा 141 पिकोमीटर होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस स्टडी वी कैन राइट दिस। बट जब इसकी स्टडी हुई, जब इस ओजोन के मॉलिक्यूल की स्टडी हुई, तब पता चला कि ये जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, यहां पे मैं लिख लेता हूं, फ्रॉम दिस
we can assume that in Lewis dot structure the length, the O and O single length is 141 picometer and O double bond O is 121 picometer of O3. बट जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट द बॉन्ड लेंथ ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज बॉन्ड्स लेंथ लिख देता हूं, ऑक्सीजन आर इक्वल ऑफ 128 पिकोमीटर. लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया, मैंने आगे बोला था एक्सपेरिमेंटली कुछ चीज़ें अलग होती है, ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट था. लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट था, ज़्यादा कुछ बता नहीं रहा था, पहले ही ब्रेक हो गया था. तो एक दूसरा झटका लग गया यहाँ पे कि ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली अगर ऐसे देखें तो ये 121 पिकोमीटर, मतलब कि ये छोटा होना चाहिए बॉन्ड लेंथ में और ये इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए इससे. लेकिन जब पता चला तो एक्सपेरिमेंटली पता चला कि दोनों इक्वल है, मतलब कि लेंथ जो है वो इक्वल है. ठीक है, तो एक्चुअल कौन सा था? ये थियोरेटिकल है, ये थियोरेटिकल LDS मतलब कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर है. लेकिन एक्चुअल अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूं तो एक्चुअल कुछ ऐसा था कि यहां पे जो है वो डबल बॉन्ड जो है, ठीक है, वो ये जो यहां की लेंथ है वो कितनी थी? 128 पिकोमीटर, 128 पिकोमीटर. मतलब कि यहां पे ना तो 121 पिकोमीटर था ना तो 141 पिकोमीटर था, लेकिन यहां पे कुछ बीच में था ये. ठीक है, और LDS बोलता है कि यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे सिंगल बॉन्ड है. ठीक है, ऐसा बोलता है. तो अब इसको क्लियर आउट कैसे करें? मतलब कि ये जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट था LDS का, वो एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर को मतलब कि एक्सप्रेस नहीं कर रहा था. ठीक है, सो द LDS structure can't express the, या justify लिख लो, justify the actual structure of ओजोन. जो एक्चुअल स्ट्रक्चर था उसे जस्टिफाई नहीं कर रहा था. ठीक है, तो उसको ओवरकम, वो जो डिफिकल्टी आ रही थी उसको ओवरकम कैसे करें? तो यहाँ पे ये तो सिर्फ मैंने बनाया, ये निकाल दो, ये समझाने के लिए बनाया था. ठीक है, लिखना हो तो लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है. सो टू ओवरकम और सॉल्व द डिफिकल्टी द resonance concept was introduced. क्या हुआ कि रेजोनेंस जो ये कंसेप्ट है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इसमें आप देखो पाई बॉन्ड कौन सा है? पहला सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा, तो ये दूसरा क्या हो जाएगा? पाई. तो ये घूमेगा, इधर उधर कूदेगा. डीलोकलाइजेशन मतलब कि इधर उधर कूदेगा ना. तो वो एक कॉन्सेप्ट नया आ गया जिसे रेजोनेंस बोलते हैं. ठीक है, रेजोनेंस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस. सो द सेम एनर्जी, सेम बॉन्ड पेयर्स, सेम bond angles having structures are
introduce and the hybrid structure made from those which justify the actual structure। अब यहां पे मैंने क्या लिखा कि सेम एनर्जी होगी, सेम इसके जैसा ही स्ट्रक्चर जो है वो एक से ज्यादा बनाएंगे और उससे हम एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे, हाइब्रिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, जो एक्चुअल जो मैंने बोला कि यहाँ पे भी 128, यहाँ पे भी 128 पिकोमीटर होना चाहिए और ये लेंथ सेम होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो ये पूरा डिफरेंट बता रहा है, तो वो उसको जस्टिफाई कर सके ऐसा स्ट्रक्चर फिर उससे बनाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे वो हम आगे देखते हैं, इतना नोट करो। तो अब यहाँ पे जो हमें डिस्क्राइब करना है कि एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, तो पहला स्ट्रक्चर मैं ऐसे कुछ बना देता हूँ। ठीक है, तो पहले डबल बॉन्ड यहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे शो किया हमने। अब क्या होगा, ये जो है ये कूद के यहाँ पे आ जाएगा। डीलोकलाइजेशन का ये जो है वो पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, दूसरा बना वो पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये जो है इसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये पहला स्ट्रक्चर है तो 1 लिखेंगे यहाँ पे, कैनोनिकल स्ट्रक्चर 1। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। और उसके बाद अब इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा। अब डबल बॉन्ड यहाँ से कूद के यहाँ पे आ जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप नेगेटिव चार्ज लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो वो निगलेक्ट हो जाएगा, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, एक यहाँ पे नेगेटिव। ऑक्सीजन जब 2 बॉन्ड बनाता है तो वो उसके पास कोई चार्ज नहीं रहता। ऑक्सीजन जब सिंगल बॉन्ड बनाता है तो नेगेटिव चार्ज रहता है, और जब वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो क्या होता है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे एक पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो कुछ रहेगा नहीं, न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या किया हमने, बॉन्ड यहाँ से कूद के यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे आ गया, देखो। ठीक है, क्लियर। हाँ, एनसीईआरटी में यहाँ पे 121 पिकोमीटर है और यहाँ पे 148 पिकोमीटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम 148 लेंगे, वहाँ पे भी आप 148 लिख लेना। यहाँ पे 148 पिकोमीटर और 121 पिकोमीटर। ठीक है, देखो अब चेंज हो गया, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर नंबर 2 हो गया, सॉरी कैनोनिकल स्ट्रक्चर नंबर 2। ठीक है, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर नंबर 2 हो गया। ओके, क्लियर। तो अब इसको हम कैसे हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएं, तो इनका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा, वो कुछ ऐसे बनेगा। अब ये जो रेजोनेंस है ना, अभी ये रेजोनेंस मतलब कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये डीलोकलाइज हो रहे हैं, कूद के जा रहे हैं, ये वापस से ये कूद के यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा भी लिख सकते हो आप, ऐसा कुछ है नहीं। तो वो रेजोनेंस जो है वो डॉटेड लाइन से बताते हैं, यहाँ पे डॉटेड लाइन और यहाँ पे डॉटेड लाइन। ठीक है, क्योंकि ये जो दोनों की जो ये जो लेंथ है ना, ये 148 पिकोमीटर या 121, लेकिन एक्चुअली जो है वो दोनों के बीच की है, मतलब कि 128 पिकोमीटर है और ये भी 128 पिकोमीटर है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, और ये जो डॉटेड लाइन है उसे क्या बोलेंगे, रेजोनेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेजोनेंस। ओके ओके, क्लियर, समझ में आया। तो इसे बोलेंगे हम कैनोनिकल हाइब्रिड स्ट्रक्चर या फिर रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड मतलब कि जो दोनों तरफ डीलोकलाइजेशन शो कर रहा है इसीलिए, और ये जो है वो एक्चुअल O3
स्ट्रक्चर को क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा या जस्टिफाई करेगा। ओके, क्लियर। इसीलिए रेजोनेंस थियरी आई थी। समझ में आया आपको क्यों रेजोनेंस थियरी आई थी? बिकॉज ऑफ जो ओरिजिनल जो एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर था उसे जस्टिफाई नहीं कर रहे थे। एक कोई भी एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो ओरिजिनल मतलब कि एक्सपेरिमेंटली जो हमें स्ट्रक्चर मिलता है ना वही मॉलिक्यूल का, उसे जस्टिफाई नहीं करता था। इसीलिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया गया। इसीलिए रेजोनेंस थियरी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई, बिकॉज ऑफ वो जो डिफिकल्टी आ रही थी उसको ओवरकम करने के लिए। ठीक है, ये नोट करो। और यहां पे अगर मैं थोड़े पॉइंट्स लिखूं तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर वेरी स्टेबल विथ लो एनर्जी whereas canonical structures are very unstable। वो जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है वो क्या है, बहुत ही अनस्टेबल है, बिकॉज ऑफ एक लंबा और एक छोटा। डबल बॉन्ड छोटा होगा, सिंगल बॉन्ड लंबा होगा तो वो ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा विथ हाई एनर्जी, और तो एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी ना, इसीलिए। ठीक है, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो क्या शो करता है, रेजोनेंस एक्सप्लेन्स अबाउट द delocalization of pi bonds इलेक्ट्रॉन, या पाई इलेक्ट्रॉन लिख लो तो भी चलेंगे, डीलोकलाइजेशन हो रहे हैं। ठीक है, ओके। और दूसरा भी ऐसा लिख सकते हो कि रेजोनेंस स्टेबिलाइज द स्ट्रक्चर बाय डिक्रीज, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिख लो यहाँ पे, स्ट्रक्चर ये बीच में डाल देना। हाँ, यहाँ पे स्टेबिलाइजेस द स्ट्रक्चर बाय, सॉरी नहीं यहाँ पे नहीं आएगा, ये रेजोनेंस ही होगा यहाँ पे। द स्ट्रक्चर बाय डिक्रीज द एनर्जी, एनर्जी जितनी कम उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा, इसलिए हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे CO3 की बात करूँ तो अगर इसके स्ट्रक्चर हमको ड्रॉ करना था, कैसे होगा, लीस्ट डॉट स्ट्रक्चर है तो कार्बन क्या होगा, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है 3.5, तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन सेंट्रल एटम होगा। मैं यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ, क्योंकि क्या है कि अभी कोई शेप वाला तो कोई अभी थियरी आई नहीं है, तो कहीं पे भी बना सकते हैं, तो ऐसे बना लो। ठीक है, 2- चार्ज है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन को क्या होगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होगा, इसके पास एक नेगेटिव चार्ज, इसके टोटल क्या हो गया, 2- हो गया। ठीक है, अगर नहीं होता तो सबको डबल बॉन्ड देना पड़ता। ठीक है, तो ये भी बात याद रखना आप। ओके, ऑक्टेट देखो कार्बन की कंप्लीट है, ये पहला स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर नंबर 1। अब क्या होगा, चलो मैं ये जो है रेजोनेंस शो करने के लिए ऐसे बता दें, ये यहाँ पे जाएगा तो ऐसे बना देंगे, अभी डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, और इसके पास डबल बॉन्ड है तो कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। ठीक है, अब ये जो है वो कूद के यहाँ पे आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, साथ में ही बनाना है आपको। तो ये यहाँ पे हो जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर नंबर 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऐसे एरो बताएंगे, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ऐसे,
ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। और रेजोनेंस कैसे बताएंगे? डॉटेड लाइन से। ये हो गया हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जिसे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ओके, क्लियर, समझ में आया? तो नोट करो। यहां पे अगर CO2 के मॉलिक्यूल की मैं बात करूं, CO2 मान लो कि ऐसा कुछ, ठीक है, सीधी सी बात है, पहला सिग्मा बॉन्ड दूसरा पाई, पहला सिग्मा दूसरा पाई, तो यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। एक साथ दोनों के बीच पहला सिग्मा होगा और दूसरा जो बनेगा वो पाई होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक बॉन्ड है और यहाँ पे है तो ये पाई और ये सिग्मा, ऐसा नहीं। इन दोनों के बीच पहला सिग्मा, इन दोनों के बीच पहला सिग्मा, अब जो बनेगा वो पाई बनेगा, ठीक है, क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर जो है एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू है वो है 1115 पिकोमीटर, 1115 पिकोमीटर, ये भी पिकोमीटर, ठीक है। जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ की जो लेंथ है वो है 121 पिकोमीटर और सी ट्रिपल बॉन्ड ओ की लेंथ है 110 पिकोमीटर, ठीक है। और ये एक्चुअल है, ये एक्सपेरिमेंटल है, मतलब कि ओरिजिनल है। तो इसको कैसे मतलब कि एक्सप्लेन करें, ठीक है, क्योंकि अगर थियोरेटिकली देखें तो दोनों डबल बॉन्ड है, तो दोनों डबल बॉन्ड होंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है ना, तो ये और ये, ठीक है। तो ये हो गई 121, लेकिन एक्चुअल क्या है, एक्चुअल तो 115 है ना, तो उसको कैसे करेंगे, तो डीलोकलाइजेशन बताना पड़ेगा पहले। तो स्ट्रक्चर नंबर 1 में कैसे बताएंगे डीलोकलाइजेशन, कैसे बताएंगे, अब बताओ कैसे बताएंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर को 3 स्ट्रक्चर यहाँ पे आएंगे, 3 स्ट्रक्चर। कैसे आप बताओगे कि यहाँ पे जो है वो हो सकता है? देखो, अगर मानो कि यहाँ पे पहला स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा ही हो, ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो, यहाँ पे 2 दे देता हूँ, ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। और तीसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे आ जाए, तीसरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो सकता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाए। अब यह 3 बॉन्ड है तो 2 ही होंगे, ठीक है। तो ये ऐसे 3 स्ट्रक्चर होंगे, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ओके, समझ में आया? यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लोन पेयर मान लो कि यहाँ पे आ गई, ठीक है, सॉरी ये नहीं आएगी, ये तो ऐसे ही रहेगी। एक बॉन्ड यहाँ पे ये जो डीलोकलाइजेशन होगा ना, ये इसका होगा, इसका या इसका, किसी का भी हो सकता है, ठीक है, इसका या इसका किसी का भी हो सकता है। अगर यहाँ पे मैंने ट्रिपल बॉन्ड डाला है तो ये मान लो कि यहाँ पे आ गई तो हो सकता है, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे आएगी, पहले यहाँ पे आएगी फिर यहाँ पे आएगी, ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगी, फिर ये वापस से यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, ओके, क्लियर। फिर ये वापस से यहाँ पे आ जाएगी, डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा। तो इनको समझाने के लिए हमें हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये केकुल स्ट्रक्चर भी इसको बोलते हैं, केकुल, ठीक है, इन्हें केकुल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन हमारी एनसीईआरटी में कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखा हो तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर ही लिखेंगे। तो इनका क्या होगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, पहले ऑक्सीजन ड्रॉ कर दो, फिर हाइब्रिड ड्रॉ कर दो, ऐसा,
और ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा 115 पिकोमीटर, और ये भी क्या होगा 115 पिकोमीटर। ये जो है वो इन दोनों के बीच का कुछ है, देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बीच का कुछ है, 110 और 121 पिकोमीटर के बीच का जो है वो कुछ है, मतलब कि वो बॉन्ड लेंथ शो करता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने बॉन्ड रेजोनेंस थियरी के बारे में पढ़ा कि क्यों रेजोनेंस थियरी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है। तो आगे का जो भी टॉपिक है वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन होता है यू कैन आस्क मी, ओके।